मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 5 आई है एसएसटी की हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में बनाऊंगी। लेबल कर लीजिए डी क्लास, अपना नाम अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज आपका जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, व्यापार से साम्राज्य तक। ठीक है, किस तरह से लोग व्यापारी बन के आए और यहाँ की हुकूमत करने लगे। जो विषय है आपका वो है ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व में आगमन, यानी कि पूर्व में वो लोग आए, कैसे आए, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ लिखा है कि मुग़ल बादशाहों में जो औरंगज़ेब थे वो आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। 1707 में जब उनकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो है ये सारा क्षेत्र जो है वो किस पे आ गया, मुग़ल सूबेदारों पर आ गया। ठीक है, और छोटी छोटी अपनी रियासतें कायम होने लगीं। ठीक है, इसी तरह से क्या हुआ कि 18वीं सदी में क्या हुआ, उत्तरार्ध में राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेज़ों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। एक छोटे व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आकर धीरे धीरे इस देश की नीति निर्धारक बन बैठे थे। ये कैसे संभव हुआ, आइए देखते हैं। यानी कि किस तरह से अंग्रेज़ एक व्यापारी बन के आए, व्यापारी कंपनी के द्वारा आए और किस तरह से यहाँ पे आके शासक बन गए यहाँ के, किस तरह से इसको अपना उपनिवेश बना लिया, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो लिखते हैं कि 1600 में क्या हुआ कि 1600 ईस्वी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से पूर्व में व्यापार का चार्ट लिया, यानी कि ठीक है भाई अब हम व्यापार कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ कर लो। तो इसके अनुसार क्या हुआ, कंपनी को पूरब में व्यापार एक अधिकार मिल गया, यानी कि सिर्फ पूरब में यही कंपनी व्यापार कर सकती थी। यानी इंग्लैंड की कोई और कंपनी इस इलाके में यानी ईस्ट इंडिया कंपनी से होल्ड नहीं करेगी। ठीक है, यानी कोई और नहीं आएगा यहाँ पे व्यापार करने। इसके द्वारा कंपनी समुद्र पार जाके नए इलाकों को खंगाल सकती थी, यानी तलाश कर सकती थी और वहाँ से सस्ती कीमतों पर चीज़ें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊँची कीमत पर बेच कर सकती थी और मुनाफा कमा सकती थी। ठीक है, लेकिन ये शाही दस्तावेज दूसरे यूरोपीय ताकतों जैसे फ्रांस, डिश, इनको पूरी तरह से बाज़ार से दूर नहीं रख सका। ठीक है, यानी इन्होंने लागू करने की कोशिश तो की कि भाई सिर्फ हम ही रहें और कोई ना आ सके यहाँ पे हमसे कंपटीशन करने के लिए, लेकिन क्योंकि वो भी ताकतवर थे, उन्होंने कहा अगर आप हमसे नहीं मानेंगे तो हम भाई लड़ाई करेंगे आपसे, है ना। और अपने ज़ोर पे, अपने बल पे उन्होंने भी आके यहाँ पे तिजारत या बिज़नेस या व्यापार करना शुरू कर दिया। जब तक इंग्लैंड के जहाज़ अफ्रीका के कैंप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार कर भारत पहुंचते, तब तक पुर्तगालियों ने गोवा में अपना ठिकाना बना लिया था। ठीक है, यानी उनके आने से पहले ही दूसरे लोग यहाँ पर आ चुके थे। फिर क्या हुआ, यूरोप के बाज़ारों में भारत से बने बारीक सूते कपड़े और रेशम के अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी की भी ज़बरदस्त मांग थी। ठीक, अब क्या हुआ कि मांग थी, अब लोग कंपटीशन बढ़ गया, तो सभी यूरोप कंपनियों के बीच में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई, कंपटीशन बढ़ गया, जिसके कारण जो भारत की वस्तुएं थी उनकी कीमत क्या हो गई, बढ़ने लगी और मुनाफा जो है वो घटने लगा। ठीक है, अब क्या लिखते हैं, बाज़ारों पर कब्जा करने की इस होड़ ने कंपनी के बीच में लड़ाइयाँ शुरू करवा दी। धीरे धीरे लड़ाइयों की वजह से उन्होंने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए बस्तियों की क्या कर दी, किलेबंदी करना शुरू कर दी कि भाई ये एरिया मेरा, यहाँ आप नहीं आएंगे, ये एरिया आपका, यहाँ हम नहीं आएंगे। ठीक है, इस कारण उनका टकराव स्थानीय शासकों से भी होने लगा। यानी अब जैसे भाई आप कहें भाई मैडम की वीडियो हम देखेंगे, तुम नहीं देखोगे, और वो कहे ठीक है हम ये वाले चैनल की वीडियो देखेंगे, हम तुम्हारी मैम की वीडियो नहीं देखेंगे। ठीक है, अब आप लोग तो आपस में खुश हैं, लेकिन मुझे तो गुस्सा आएगा, क्यों भाई आप सिर्फ क्यों देखेंगे, आप क्यों नहीं देखेंगे। भाई जिसका दिल करे सब लोग मेरा चैनल देखें, है ना। तो इसी तरह से उन्होंने तो आपस में बांट लिया कि भाई यहाँ से हम नहीं खरीदेंगे, यहाँ से तुम मत खरीदना। लेकिन जो शहर के लोग थे उन्हें तो लगा भाई मेरा घाटा हो रहा है ना। तो उन्होंने क्या करा, उन्हें भी मुनाफा चाहिए था, इसलिए उन्होंने क्या करा, कल का मुनाफा खोने के कारण उन्होंने इन व्यापारिक कंपनियों से पहले से ही दुखी थे, यानी वो पहले से ही नाराज़ थे और इस पर और ज़्यादा खफा हो गए। अब उदाहरण के तौर पे इन्होंने बंगाल के सूबेदार को जो थे उनको देखा है। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है, बंगाल के सूबे को देखते हैं। 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे पहली इंग्लिश फैक्ट्री शुरू हुई, यानी इंग्लिश पहली फैक्ट्री कहाँ लगी है, याद रखिएगा 1651 में लगी है। कहाँ पे, हुगली नदी के किनारे। ठीक है, जहाँ निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। ठीक है, जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास बसने के लिए प्रेरित किया। यानी कि अब उन्होंने क्या करा कि ये फैक्ट्री थी, उन्होंने कहा भाई आप लोग भी यहीं आसपास ही फैक्ट्री के आसपास ही रहना शुरू कर दो, ताकि फैक्ट्री की हिफाजत भी हो जाए, है ना।
अब उसके बाद क्या हुआ, अब यहाँ देखिए 1696 तक आते आते कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। और 1698 में मुग़ल अफसर थे उनको रिश्वत देकर 3 गाँव के ज़िम्मेदारी को ख़रीद लिया, यानी कि अपने बस में कर लिया, जिसमें गाँव कलकत्ता था, ठीक है, और क्या था, जिसमें एक गांव कलकत्ता का था जो कि बाद में कलकत्ता बना, अब इसे कोलकाता कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद लिखते हैं कंपनी ने मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब से फरमान प्राप्त कर लिया। क्या फरमान प्राप्त किया कि जिसके अनुसार कंपनी बिना शुल्क चुकाए व्यापार कर सकती है, यानी किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देगी और वो फ्रीली व्यापार कर सकती है, ठीक है, टैक्स फ्री ट्रेड है ना। तो अब क्या हुआ, हालांकि ये अधिकार सिर्फ कंपनी को मिला था, ना कि कंपनी के अफसरों के निजी व्यापार के लिए, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। भाई वो ताकतवर थे, उन्हें लग रहा था कि भाई हम ज़्यादा ताकतवर हैं और अगर हम कुछ बोलते हैं तो ये मेरा कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है। क्या हुआ, जिससे बंगाल में राजस्व वसूल बहुत कम हो गया, राजस्व वसूली जो हुआ करती थी वो क्या हो गई, गिरती चली गई। नतीजा क्या हुआ, बंगाल के जो नवाब थे तो उनको क्या हुआ, मुर्शिद कुली खान ने इसका विरोध किया, ठीक है। इससे आगे हम नेक्स्ट वर्कशीट में पढ़ेंगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के एक अधिकार चार्ट से क्या फ़ायदा मिला, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए उनको, अब आप ये मत कहिएगा मैम इतना बड़ा आंसर क्यों लिखा है, बेटा मुझे मजबूरी में इतना बड़ा आंसर लिखना पड़ा, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं छोटा करूं, लेकिन ये छोटा नहीं हो सकता, पूरा लिखना है। तो इसका मतलब ये था कि भाई पहले आपको ये बताना है कि एक अधिकार है क्या, ठीक है, जिसमें कंपनी जो है उसके साथ कोई भी प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा, कोई कंपटीशन नहीं करेगा, समुद्र के पार जाके कोई और जो है वो चीज़ों को नहीं खरीद सकता, सिर्फ और सिर्फ यही कंपनी खरीद सकती है, समझ रहे हैं। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो कंपनी थी उसको इससे फ़ायदा हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, यूरोपीय व्यापारी भारत की किन वस्तुओं को यूरोप ले जाकर बेचना चाहते थे, धीरे धीरे उनका मुनाफा क्यों कम होने लगा। तो देखते हैं कि और कौन कौन सी वस्तुएं थी, भाई सूती कपड़ा तो था ही था, इसके अलावा और कौन कौन सी वस्तुएं थी जो ये लोग ख़रीद के ले जाते थे और उसे बेचा करते थे, और फिर ऐसा क्या हुआ कि इनका मुनाफा कम होने लगा। तो चलिए देखते हैं। तो पहले तो आप उन चीज़ों के नाम लिखेंगे, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, भारत के साथ उत्पादित कपास, है ना, ये सारी चीज़ें तो वो ले जाते थे और इसकी बहुत ज़्यादा मांग भी थी वहाँ, ठीक। लेकिन क्योंकि वहाँ पे यूरोपीय कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा बढ़ गया, कंपटीशन बढ़ गया, तो उसके चलते कीमत बढ़ने लगी, और जब कीमत बढ़ गई तो मुनाफा कम हो गया, ठीक है। तो कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यह आपको लास्ट क्वेश्चन लिखा है, आपके जीवन से संबंधित किसी भी क्षेत्र में एक अधिकार आपको किस प्रकार प्रभावित कर सकता है, अपने जीवन के किसी एक उदाहरण के द्वारा विस्तार पूर्वक लिखिए। तो देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत लेंथी होने वाला था, लेकिन क्योंकि आपको समझाना भी बहुत ज़रूरी है तो मैं आपको बता दूं पहले कि देखिए एक अधिकार का क्या मतलब होता है कि एक ही अकेला इंसान होगा, वहाँ उसके साथ कोई दूसरा नहीं होगा। जब कोई दूसरा नहीं होगा तो कोई कंपटीशन नहीं होगा, कोई चाह नहीं होगी सीखने की, क्योंकि पता है कि भाई हम ही राजा हैं, हम ही प्रजा हैं, यानी जो भी है सब कुछ हमारा है, चिट भी मेरी है, पट भी मेरा है ना, यानी हम करें तो भी हम फर्स्ट आएंगे, नहीं करें तो भी हम फर्स्ट आएंगे। जब कंपटीशन ही नहीं होगा, सीखने की चाह ही नहीं होगी, तो क्या होगा, बिल्कुल बेकार हो जाएगा। अब उदाहरण हम ये ले सकते हैं कि मान लीजिए अब ये कह दिया जाए कि स्कूल में सिर्फ और सिर्फ एक ही तबके के लोग पढ़ सकते हैं, ठीक, बाकी लोग नहीं पढ़ सकते, तो उससे क्या होगा, दूसरों को तो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का मौका ही नहीं मिलेगा, वो तो वैसे ही पीछे के पीछे रह जाएंगे, और जो आगे हैं वो आगे बढ़ के भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होगी। अरे बस समझ में चले। तो अभी इस आंसर को हम लिख के देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं आसानी से कि एक अधिकार के कारण जो है प्रतिस्पर्धा जो है वो ख़त्म हो जाती है, जिस कारण मेहनत करना बंद कर देते हैं। अब उदाहरण के लिए इन्होंने बताया कि यदि स्कूल जो है सिर्फ एक ही प्रकार के लोगों को पढ़ाई का अवसर दे तो क्या होगा, एक तो पढ़ाई का मकसद नहीं रहेगा और दूसरा जो है दूसरों को मौका नहीं मिलेगा, है ना। तो लिख सकते हैं। चलिए तो आज की वर्कशीट को हम ये खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।